नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय पे। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में पाँचवें सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम्स जो रिटन के हैं लगभग ख़त्म होने को हैं। आखिरी पेपर आप सभी का बचा हुआ है रिटन का। और जो इलेक्टिव ग्रुप्स का है, तमाम सारे अलग अलग ग्रुप हैं। सोशियो इकोनॉमिक का है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसको बोलते हैं, इलेक्शन लॉज का है, और ह्यूमन राइट्स का भी एक होगा। इलेक्टिव ग्रुप वन में कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स में एक तो इलेक्शन लॉ का है, एक ह्यूमन राइट्स का है, और एक है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का, क्रिमिनोलॉजी का, पेनोलॉजी का, विक्टिमोलॉजी का। एक बिजनेस लॉ का ग्रुप है जिसमें बैंकिंग लॉ भी है। तो कई सारे अलग अलग ग्रुप हैं और कई सारे आपके अलग अलग सवाल भी हैं। तो उसको लेकर के हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक, पहले मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है, जो बहुत सारे लोगों के फ़ोन या मैसेजेस आए हैं, वो इन विषयों के ज़्यादा आए हैं। तो एक बार उसको लेकर के सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में जो पेपर कोड आपका 505A है, पेपर 5th है। इलेक्टिव ग्रुप फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप A2, पेपर 2 इलेक्शन लॉ का। इलेक्शन लॉ में आपको 4 यूनिट में इंट्रोडक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में, कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और चौथी यूनिट जो है करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में है। तो इसमें तो कुछ बहुत विशेष बताना इसलिए नहीं है क्योंकि 4 यूनिट है और लगभग इसमें सवाल ही 10 बन पा रहे हैं, मतलब 10 से भी कम जो सवाल अगर हैं तो बन पा रहे हैं। तो एक तो सबसे ज़रूरी सवाल आपके लिए जो पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है 1991 का, उसके माध्यम से आप ज़रा पढ़ लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन है, और इलेक्शन कमीशन का जो गठन है, कंपोजिशन है, फंक्शन है, पावर है, किस प्रकार से करते हैं। तो एक सवाल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने की उम्मीद है, तो उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। 2 इलेक्शंस आपके लिए इसमें जरूरी दिए हुए हैं। एक तो इलेक्शन है जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, और उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके लिए दिया हुआ है आपके सिलेबस में। आप राष्ट्रपति के चुनाव के तौर तरीकों को उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, जो एक निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति के चुनाव में वो कैसे बनता है, उसको लेकर के आप तैयार होकर के आइएगा। तो दूसरा सवाल वहाँ से आपको मिल जाएगा। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, कैंडिडेट के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, और जिस समय आप पैरा 10 पढ़ते हैं, 10th शेड्यूल पढ़ते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉज आप पाते हैं, जहाँ पे दल बदल कानून पाते हैं आप, वहाँ पर उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट के जो ग्राउंड्स हैं वो क्या क्या है, और कितनी संख्या अगर निकल के जा रही है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो ये माना जाएगा, जैसे अभी हाल में एक आप उदाहरण देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, शिंदे और बनाम उद्धव गुट जो है शिवसेना का, उसमें भी आपने हाल में देखा होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर ने जो उद्धव गुट के लोग थे, जो उद्धव गुट के विधायक थे, उनकी सबकी सदस्यता खारिज कर दी। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को ही वास्तविक शिवसेना का गुट माना गया है, तो उससे आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि कितने अधिक संख्या में अगर लोग निकल के जा रहे हैं तो वो चीज़ें फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है। तो एक सवाल डिस्क्वालिफिकेशन से। एक सवाल आप डिलिमिटेशन एक्ट जो 2002 का है, जिसमें आपको परिसीमन पढ़ना होता है। परिसीमन का मतलब कि हर चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, मीन्स पंचायतों का चुनाव हो या लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, उसके पहले एक परिसीमन होता है, एक सीमा का निर्धारण होता है। आप सुनते होंगे कि मेरा गांव कट के इसमें से उस विधानसभा में चला गया, या एक विधानसभा की सीमा में कुछ नए गांव आ गए, या एक लोकसभा की सीमा में कुछ नई तहसीलें, कुछ नए ब्लॉक आ गए। तो जो परिसीमन का जो काम होता है, उसके अंतर्गत आपको कायदे से पढ़ करके आना है कि मतदाता सूची का निर्धारण, मतदाता सूची का निर्माण कैसे होता है, उसकी आपत्ति कैसे निस्तारित की जाती है, जो इलेक्टोरल रोल होता है जिसको बोलते हैं, कि किसी भी ग्राम सभा के लिए, किसी भी लोकसभा क्षेत्र के लिए, किसी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो मतदाता सूची बनती है, उसमें बनने का जो तौर तरीका है, उसको लेकर के आप कायदे से तैयार होकर के आइएगा। चौथी यूनिट के दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो आपको करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब समझना है, देखना है कि इलेक्शन लॉज के दृष्टिकोण से, चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनाव के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है। आपने लेबर लॉ का पेपर दिया होगा, तो वहाँ पर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो वैसे ही जैसे वो लेबरर्स के साथ अनफेयर व्यवहार करने को अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहा जाता है, वैसे ही इसको, जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे, बूथ कैप्चरिंग होना, मत पेटी लूट लेना, इलेक्टोरल रोल में गलत नाम डलवा देना, या वोटर आईडी गलत लेकर के जाना, वोट डालना। तो करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा इलेक्टोरल ऑफेंसेस डील कहाँ पर होते हैं, इलेक्टोरल के जो ऑफेंसेज हैं, जो चुनाव के ऑफेंसेज हैं, वो डील कहाँ पर होते हैं। जिस समय आप राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ये पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि
कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो उसकी भूमिका अधिक होगी, उसकी भूमिका होगी, या उच्च न्यायालय की, माननीय उच्चतम न्यायालय की होगी। इसको कायदे से आप पढ़ लीजिएगा। तो और एक सवाल, एक निबंधात्मक सवाल, किसी भी विषय में मैं ये सवाल कहता हूँ कि आप उसकी भूमिका जो है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, क्यों ज़रूरत है इलेक्शन की, क्यों नहीं रेफरेंडम से चीज़ें हो जाती हैं, जनमत संग्रह क्यों नहीं हो जाता है, क्यों जैसे अन्य देशों से हम लेकर के आए हैं। तो वहाँ पर कई बार आप पढ़ते होंगे कि जनमत संग्रह से चीज़ें हो जाती हैं, रेफरेंडम से हो जाता है, हाथ उठा करके हो जाता है। तो जो इलेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर के तैयार रहिएगा। और एक जो सवाल बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जैसे आप एक आर्टिकल पढ़ के आए होंगे, एडल्ट सफरेज करके, वयस्क मताधिकार का क्या मतलब समझते हैं आप, या कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट है या नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है, एक बार तो ये भी चीज़ पूछी गई कि राइट टू वोट आपका कैसा अधिकार है, क्या आपका फंडामेंटल राइट है, क्या आपका ह्यूमन राइट है, क्या आपका लीगल राइट है। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 का जो चैप्टर है, उसमें कहीं पर आपको ये फंडामेंटल राइट के तौर पर मुहैया कराया गया है। या दूसरी चीज़, किसी चार्टर में मिला है, किसी कन्वेंशन में मिला है, किसी कानून में मिला है, किसी एक्ट में मिला हुआ है। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का, क्या ये अधिकार उसमें मिला हुआ है। तो क्या ये लीगल राइट है, या ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है, किस प्रकार का है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट रहिएगा। कई बार लिखने में भी आपकी ये मदद में आता है। तो एक सवाल इलेक्शन के मतलब से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब, जैसे आप सुनते होंगे, कहते हैं चुनी हुई सरकार, या कहते हैं लोकप्रिय चुनी हुई सरकार। मैंडेट का मतलब जिसको बोलते हैं जनादेश। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब क्या समझते हैं, जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन जीतने की और इलेक्शन जीत के जिसको बोलते हैं निर्वाचित होकर के आने का, उसका तात्पर्य आप क्या समझते हैं, निर्वाचन का मतलब क्या समझते हैं आप, इलेक्शन का मतलब क्या होता है और क्यों ज़रूरत है इसकी। तो आप एक बार उस चीज़ को लेकर के एक मतलब निबंधात्मक प्रश्न को लेकर के तैयार रहिएगा। जिस समय आप कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ रहे हैं, कमीशन पढ़ रहे हैं, जिस समय आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उस समय थोड़ा सा देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल में जो स्टेप्स लिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो, या जो इलेक्टोरल रोल को बनाने में संजीदगी बरतने की नई प्रक्रिया हो, नए तौर तरीके हो, उसको लेकर के एक बार तैयार होकर आइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक तो पुराना वो था, एक नाम मैं आपको यह बता दूं, जिससे अगर आप पढ़ रहे हो तो टीएन सेशंस आपके विषय में जरूर पढ़िएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं कहूँगा कि रिफॉर्म करने वाले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काया पलट करने वाले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत अधिक ताकत देने वाले। पहले सारी बातें खोखली थी, मतपेटी लूटना आम था, फर्जी नाम डलवाना आम था, बिना वोटर ID के वोट डालना बहुत आम बात थी। लेकिन टीएन सेशंस आपके आने के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थिति थी वो शॉर्ट जैसी हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसको अभी हाल के सुधारों से थोड़ा सा रिफॉर्म से तुलना करके पढ़ करके आइएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। 5वें सेमेस्टर में आपका ये आखिरी पेपर है रिटन पेपर है। तो बाकी आगे जो भी है, मुझे लगता है मोड कोर्ट और इंटर्नशिप के वाइबा हैं, फाइल वगैरह बनानी होंगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कुछ भी नया अपडेट होता है उसको लेके मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। इतने ही टॉपिक मुझे बताने जरूरी लग रहे हैं, तो इस पर तैयार होकर के जाइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रणाम।